सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सो अब हम नेक्स्ट जो हमारा हमने 2 चैप्टर केमिस्ट्री के कंप्लीट कर लिए हैं और अब हम बायोलॉजी का एक चैप्टर लेंगे क्योंकि जो नेक्स्ट 2 चैप्टर है केमिस्ट्री के वो अगर अभी स्कूल्स खुलेगी रीओपन होगी तब हम करेंगे क्योंकि वो कॉन्सेप्ट के चैप्टर है, उनके अंदर न्यूमेरिकल वगैरह ज़्यादा है इसलिए। सो अब हम थ्योरी वाले चैप्टर पहले कर लेते हैं। तो जो सबसे पहला चैप्टर होगा वो हमारा होगा फंडामेंटल ऑफ लाइफ, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ जो कि है बायोलॉजी के अंदर। तो इसके अंदर सबसे पहले अब हम करेंगे कि हम सीखेंगे कि हम खुद किससे बने हैं, हमारी यूनिट्स जो है मतलब यूनिट्स है ना, हमारी हर एक चीज़ किस चीज़ से बनी है, बॉडी की चीज़ किस चीज़ से बनी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हम इसको ऑब्जर्व किस चीज़ से करते हैं। ये चीज़ जो है कि सबसे पहले वाइल एग्जामिन अ थिन स्लाइस ऑफ कॉक, रॉबर्ट हुक जो था उसने सबसे पहले इसकी सेल की खोज की थी, जो कि लाइटनिंग रूम के अंदर वर्ड ऑफ लाइटनिंग रूम, जो कि सेल की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने 1665 में, जो कि एक डेड सेल था जो कि ट्री के बाग में से लिया गया था। जो रॉबर्ट हुक ने इसकी सबसे पहले खोज की थी 1665 में। उसने इसकी खोज की थी मतलब सेल जो है वो एक लैटिन वर्ड का लिटिल रूम के ऊपर बना हुआ है। लिटिल रूम यानी एक छोटा कमरा, मतलब इसके अंदर सेल के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती है इसके अंदर, जो कि हमें न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, हमारे को एंटीबॉडीज़ होती है, बहुत सारी तरह की अलग अलग फंक्शन होते हैं, वो अब हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर। तो द सेल डिस्क्राइब द यूनिट इज़ यूज टिल डे इन द बायोलॉजी। तो बायोलॉजी के अंदर आज तक हम सेल ही यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि एक लिटिल रूम ही है एक तरीके से सेल। तो अब हम पढ़ते हैं कि हम एग्ज़ामिन किस तरीके से कर सकते हैं। तो हम एग्ज़ामिन करते हैं सेल को स्टडी करने के लिए हमें सेल बहुत छोटी यूनिट होती है, इसलिए हमें उसे एग्ज़ामिन करने के लिए हमें कंपाउंड माइक्रोस्कोप का यूज़ लेना पड़ता है। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप का जो स्ट्रक्चर है वो इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये पूछ लेते हैं बहुत बार कि सेल माइक्रोस्कोप का डायग्राम बनाओ। तो इसके अंदर क्या होता है कि माइक्रोस्कोप की सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास होता है सेल का, सबसे पहले हमारे यहाँ पे होता है सेल का, सबसे पहले हमारे पास होता है यहाँ पे आई पीस, जहाँ से हम देखते हैं। उसके बाद होता है कोर्स एडजस्ट यानी ऊपर नीचे करने के लिए होता है ये। उसके बाद फाइन एडजस्ट होता है, फाइन एडजस्ट यानी छोटा बहुत 1-2 पॉइंट का एडजस्ट हो करने का, तो वो होता है। उसके बाद होता है बॉडी ट्यूब होती है बीच में, जिसके थ्रू लाइट होती है, ये रिफ्लेक्टेड ट्यूब होती है पूरी की पूरी। उसके बाद हमारे पास होता है ऑब्जेक्टिव लेंस जो होता है वो यहाँ पे 2-3 ऑब्जेक्टिव लेंस होते हैं अलग अलग यूज़ के लिए। उसके बाद हमारे पास होता है यहाँ पे स्टेज होता है जिसके ऊपर एक फाइन होल होता है, जिसके थ्रू लाइट पास होती है यहाँ से ऊपर। वो स्टेज होता है जिसके ऊपर हम माइक्रोस्कोप की स्लिप रखते हैं। माइक्रोस्कोप की स्लिप होती है जिसके अंदर हम जो हमको एग्ज़ामिन करना होता है उसको हम रखते हैं। उसके बाद क्लिप होती है, जो स्लिप होती है उसको जो होल्ड करके रखता है वो यहाँ पे क्लिप होती है 2 माइक्रोस्कोप की। उसके बाद आता है यहाँ पे सीवर्ब आता है। सीवर्ब ये होता है कि इसका एडजस्ट करने के लिए होता है ऊपर नीचे। उसके बाद यहाँ पे एक मिरर होता है जो कि लाइट प्रोवाइड कराता है इसके थ्रू ऐसे। उसके बाद यहाँ पे बेस होता है। तो ये हो गया कंपाउंड माइक्रोस्कोप का। तो हमने फिर स्टडी करी, तो हम सबसे पहले स्टडी करते हैं एक ऑनियन पील का, ऑनियन का जो छिलका होता है उसकी हम स्टडी करते हैं। तो उसके अंदर हम ये देखते हैं कि ये थोड़े बहुत ऐसे इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, जिसके अंदर ये जो शेप होता है ये होता है सेल, और जो इनके बीच में जो छेद जैसे दिखते हैं ये होते हैं न्यूक्लियस जो होता है वो सेंटर पार्ट होता है हमारे सेल का। तो फिर आगे हम स्टडी करते हैं इसके बारे में। अनियन बल्ब के बारे में अभी हमने देखा था, व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर इसका ऐसा होता है इसका अनियन बल्ब का। फिर हम आते हैं नेक्स्ट चीज़ पे, जो कि है हमारे पास the smallest structure we see are the basic building units of the onion cell. The structure are called cells. Not only structure onion but all organisms may be observed around the made of the cell.
देयर इज द सिंगल सेल आर लिव ऑन देयर ओवन। तो जो साइकोमोडियम्स होता है, पैरामोसियम होता है और बैक्टीरिया होते हैं, ये सब के सब जो होते हैं वो होते हैं यूनिसेलर होता है, जिसके अंदर क्या होता है कि सिंगल सेल होते हैं। क्या क्या होते हैं? क्लाइमोडोमोनस होता है और पैरामोनेसियम होता है और बैक्टीरिया होता है। ये सारे होते हैं सिंगल सेल होते हैं। ये सारे सिंगल सेल होते हैं। इनको सिंगल सेल इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनके अंदर एक ही सेल होता है और एक ही इनकी बॉडी होती है। और जो अदर होते हैं, जो मैनी सेल होते हैं, उनको हम बोलते हैं मल्टी सेल ऑर्गेनिज्म, मल्टी सेलुलर या फिर यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी सेलुलर में क्या होता है कि मल्टीपल सेल होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं जो अलग अलग जो सेल्स होते हैं उनके बारे में हम पढ़ते हैं कि कितने तरह के सेल्स होते हैं और कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले होता है स्मूथ मसल सेल्स होते हैं, ये होते हैं मसल सेल्स होते हैं। उसके बाद होते हैं ब्लड सेल्स आते हैं, जो आरबीसी होते हैं, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स। उसके बाद आते हैं नर्व सेल्स, जो हमारी इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र करते हैं यहाँ से वहाँ। ओव्यूल्स होते हैं, स्पर्म्स होते हैं, बोन सेल्स होते हैं और होते हैं फैट सेल्स। जो सबसे बड़ा सेल होता है ह्यूमन बॉडी के अंदर वो होता है ओव्यूल। तो हम पढ़ते हैं नेक्स्ट इसके बारे में। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में एक अमाइबा भी आता है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि द शेप ऑन द साइज ऑफ द रिलेटेड टू द स्पेसिफिक फंक्शन एंड देयर परफॉर्मेंस। सम सेल्स लाइक अमीबा हैव changing shapes. In the cases the cell shape could be more than less or fixed, parallel and particular type of cell such as nerve cells and typical shapes. जो कुछ जैसे कुछ जो है ना सेल्स होते हैं, उनके जो शेप होते हैं वो उनके फंक्शंस और उनके जो वो फंक्शंस परफॉर्म करते हैं उनके ऊपर डिपेंड करते हैं। जैसे कि नर्व सेल से उसका ये शेप बिल्कुल फिक्स रहेगा क्योंकि ये इस तरह का फंक्शन परफॉर्म करती है इसलिए। बाकी ये फैट सेल है, इसका शेप चेंज हो सकता है, या फिर ब्लड सेल है उसका थोड़ा बहुत शेप चेंज हो सकता है। बट ये मसल सेल्स और ये जो नर्व सेल्स होते हैं इनका और स्पर्म्स वगैरह का शेप सेम रहता है। व्हाट इज़ द सेल मेड ऑफ एंड व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सेल। तो क्या होता है कि सेल होता है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है और वो किस चीज़ का बना हुआ होता है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है कि सबसे बाहर जो आउटलर लेयर होती है, सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं इसको या फिर प्लाज्मा सेल भी बोलते हैं। जो आउटलर लेयर होती है जो कि सेल को कवर करके रखती है, उसको हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल स्ट्रक्चर जैसे कि ये एक सेल है तो इसकी ये जो लेयर है आउटलर लेयर, इसको हम बोलेंगे प्लाज्मा। ये उसका न्यूक्लियर हो गया, इसको बोलेंगे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन। तो इसका काम क्या होता है कि ये एंट्री और एग्जिट के लिए वो ना परमिट करती है कि इस सेल के अंदर क्या चीज़ एंट्री होनी चाहिए और क्या चीज़ एंट्री नहीं होनी चाहिए। मतलब कि जो अच्छे मटेरियल से, गुड मटेरियल से जो हमारे सेल को नीड है वो उसकी एंट्री होनी चाहिए, और जो हार्मफुल है हमारे लिए जैसे कि बैक्टीरिया वगैरह उनकी एंट्री नहीं होनी चाहिए। ये उस चीज़ में हेल्प करती है। इसकी पूरी डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है पूरी। ये उस चीज़ में हेल्प करती है कि हमें क्या चीज़ इंटेक करनी है सेल के अंदर, एंट्री और एग्जिट के अंदर मदद करती है। ठीक है, फिर उसके बाद हम आते हैं कि some of the substance like carbon dioxide, oxygen can be moved across the cell membrane and process is called diffusion. some is the substance जो होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ऑक्सीजन होता है, वो सेल के अंदर आते हैं और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिफ्यूजन। द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन इन आइदर चैप्टर, ये हम दूसरे चैप्टर में पढ़ेंगे डिफ्यूजन क्या होता है। उसके बाद आता है कि जो क्या होता है कि हमारा जैसे कि सम सिमिलर हैपन इन द सेल कि कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो सेल के अंदर आती है और वो एक्यूमुलेट इन द हाई कंसनट्रेट इनसाइड द सेल एंड इन द सेल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एंड कंसनट्रेशन ऑफ द लो कंपेयर टू द इनसाइड सेल एज सुन एज द डिफरेंस कंसनट्रेशन ऑफ CO2 इनसाइड एंड आउटसाइड सेल मूव आउट एंड द सेल इज हाई कंसनट्रेट। मतलब क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड कभी भी एंटर हो जाती है सेल के अंदर तो वो कंसनट्रेशन उसका बढ़ जाता है, और ये जो डिफरेंट कंसनट्रेशन हो जाता है इनसाइड और आउटसाइड द सेल, तो उसके कारण वो वापस से निकल जाती है
और हमें वापस से वो मिल जाता है। फिर हम नेक्स्ट पढ़ते हैं, कि विच ऑफ द थ्री थिंग कुड बी हैपन, मतलब हम जब है ना एनिमल सेल और प्लांट सेल वो होते हैं जो सेल इनटू द सॉल्यूशन ऑफ शुगर और सॉल्ट और वाटर, मतलब जो हम एनिमल सेल या फिर प्लांट सेल या फिर किसी भी सेल को शुगर वाटर या फिर किसी भी सॉल्यूशन के अंदर अगर हम डालते हैं तो क्या क्या होता है वो हम चेक करते हैं। इफ़ द मीडियम सराउंडिंग द सेल हैज़ हायर कंसनट्रेशन, एक मिनट, क्या होता है कि मतलब इस चीज़ को मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूँ। जैसे कि हमारे पास एक पानी का भरा हुआ कुछ चीज़ है, उसके अंदर हमने कोई सेल डाला, तो इसके अंदर जो मतलब अगर इसका कंसंट्रेशन होता है, मतलब कि कंसंट्रेशन जो है वो वाटर का हायर है, इसका लोअर है और वाटर का हायर है ना। एक कंडीशन ये होगी। इसके अंदर हम 3 कंडीशन पढ़ेंगे। सबसे पहले वो क्या नाम है, इसका वाटर का हायर और इसका लोअर, फिर दोनों का मीडियम, फिर दोनों का वाटर का लोअर और इसका हायर। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे वो क्या नाम है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है कि मतलब हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का मतलब ये होता है कि एक सेल है, वो इसके अंदर हमने रखा हुआ है और उसका कंसंट्रेशन लो है और वाटर का हाई है, सॉल्यूशन का हाई है। तो क्या होता है, जैसे कि सबसे पहले हमने ऑस्मोसिस क्या होता है, ऑस्मोसिस के बारे में हम पढ़ते हैं। ऑस्मोसिस यानी होता है कि जो कंसंट्रेशन होता है जब वाटर का या फिर उसके सराउंड जो चीज़ें होती है, जैसे कि इसका कंसंट्रेशन लो है और इसका हाई है, तो क्या होगा कि इसके अंदर से जो इसके अंदर जो चीज़ है, जैसे कि इसके अंदर वाटर है, वो बाहर आ जाएगा, इसके अंदर आके डिसॉल्व होने लग जाएगा। ये वाटर इसका कंसंट्रेशन खींच लेगा अपने अंदर, अपना कंसंट्रेट मेंटेन करने के लिए। तो इसको बोलते हैं ऑस्मोसिस प्रोसेस बोलते हैं। और जो लेयर होती है उसको बोलते हैं ऑस्मोसिस लेयर। तो सबसे पहले क्या है ना करते हैं, हम पढ़ते हैं ऑस्मोसिस हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के बारे में। तो क्या होगा कि एक सेल है, उसका कंसंट्रेशन जो मीडियम है उसका कंसंट्रेशन हाई है और सेल का लो है। तो क्या होता है, तो इस टाइप की सॉल्यूशन को हम बोलते हैं सबसे पहले हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो क्या होगा कि जब इसका वाटर का सॉल्यूशन का लो है, हाई है और इसका लो है, तो ये इससे वाटर ऑब्जॉर्ब करने लगेगा, अंदर की साइड अपनी तरफ इंटेक करने लगेगा, वाटर को अपनी तरफ इंटेक करने लगेगा और इसका साइज़ जो है वो बढ़ जाएगा। जैसे कि हम एक किशमिश होती है, उसको हम वाटर के अंदर सोक करते हैं तो उसका साइज़ थोड़ी देर में बड़ा हो जाता है, वो फूल जाती है। वो ही एक एग्जांपल है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का। उसके बाद हम पढ़ते हैं अब आइसोटोनिक सॉल्यूशन। सो आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है कि दोनों का जो वाटर है और जो इसकी जो वाटर का भी हाई है और इसका भी हाई है, दोनों का सेम है, मतलब दोनों का हाई है या फिर लो है, दोनों का कंसंट्रेशन सेम है, वाटर और उसका सेम है कंसंट्रेशन दोनों का सेम है। तो क्या होता है कि ना तो इसके अंदर कुछ चीज़ गेन होगी, ना इसके अंदर कुछ चीज़ लॉस होगी। तो इस चीज़ को हम बोलते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ये एक आइडियल सॉल्यूशन होता है, जो कि आइडियल सॉल्यूशन भी बोलते हैं इसको, आइसोटोनिक सॉल्यूशन को। इसके बाद हम थर्ड पढ़ते हैं। थर्ड जो कंडीशन है वो है हमारी थर्ड कंडीशन है वो है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, क्या है ना कि जो वाटर होता है उसका लेस कंसंट्रेशन होता है और इसका हाई कंसंट्रेशन होता है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जो इसके अंदर की जो फीलिंग है, मतलब इसके अंदर की जो चीज़ है, वाटर है, वो बाहर आके डिसॉल्व होने लगता है इसके अंदर, मतलब इसके अंदर का जो सॉल्यूशन है वो बाहर आने लगता है और इसका साइज श्रिंक हो जाता है। ऐसा होता है कि जब हम पानी के अंदर बहुत देर हाथ डालते हैं तो फिर हमारे हाथ के अंदर आपने देखा होगा कि थोड़ी देर में ऐसी विंकल्स पड़ जाते हैं। वो एक एग्जांपल है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का। तो अभी हमने पढ़ा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो ये 3 तरह के सॉल्यूशन होते हैं और उसके बाद इसके 3-4 एग्जाम्पल भी है जो मैंने अभी आपको समझाया। ये पूरे इसके अंदर इसके एग्जाम्पल दिए हुए हैं जो मैंने अभी आपको समझाया। सो अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। ये रहा इसका एक एग्जांपल और ये रहा इसका एक एग्जांपल।
सो अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं सेल वॉल के बारे में। तो जो प्लांट सेल इन द एडिक्शन टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन दे हैव अनदर रिजिड आउटर कवरिंग इज कॉल्ड। प्लांट सेल्स के अंदर क्या होता है कि एक सेल वॉल के अलावा एक और बाहर एक कवरिंग होती है, उसको हम बोलते हैं सेल वॉल। ये ओनली फॉर प्लांट सेल के अंदर ही होती है। और द सेल वॉल इज़ ए मेनली कंपोजिट ऑफ सेल्यूलोज से मिलके बनती है ये सेल वॉल। और सेल्यूलोज इज़ ए कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस प्रोवाइड द स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ टू द प्लांट सेल। प्लांट सेल के बाहर एक आपने देखा होगा एक जो उसका बार्क होता है, जो उसकी छाल होती है, वो होती है इसकी सेल वॉल। तो जब प्लांट सेल इज लॉस वाटर थ्रू द ऑस्मोसिस सो एंड सिंक एंड कंसंट्रेशन। तो ऑस्मोसिस के कारण ही उसका जो मतलब जो बाहर का जो साइड होता है प्लांट का वो हार्ड होता है और इसी कारण से वो वाटर लॉस कर देता है, बार्क जो हम बोलते हैं। दिस फिनोमिना इज़ कॉल्ड प्लाज्मोसिस कहते हैं इस फिनोमिना को, जो कि बाहर की साइड से वाटर को कर देता है। इफ़ सेल वॉल परमिट द cell of the plant, fungi and bacteria within the very dilate hypertonic lasting the made up of water and cell swell building up the pressure against the cell wall and cell wall extend equal cell wall change the greater surrounding medium of the animal cell। क्या होता है कि सेल वॉल होती है उसी की वो हार्ड होती है और ये सब हार्ड होती है और प्लांट को प्रोटेक्ट करती है बाहर से, ताकि उसके ऊपर उसके जो फाइनम्स और जो जाइलम्स होते हैं वो फूड सही से ट्रांसफ़र कर पाए, ये सब सही से कर पाए, वो ऑस्मोसिस के कारण हार्ड हो जाती है। उसके बाद हम पढ़ते हैं न्यूक्लियस क्या होता है कि न्यूक्लियस जो रिमेन द टेम्परेरी माउंट ऑफ द ऑनियन पील वी प्रिपेयर। जो ऑनियन पील के अंदर हमने देखा था कि एक तो सेल था और उसके बीच में जो डॉट था वही न्यूक्लियस होता है। ये न्यूक्लियस जो होता है वो सेंटर पार्ट होता है और उसका सेंटर पार्ट होता है आपके सेल का। द न्यूक्लियर हैड द डबल लेयर कवरिंग इज कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर जो होता है वो प्रोटेक्टेड रहता है डबल लेयर कवरिंग के थ्रू, जो कि हमारे क्या नाम है उसको बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हैज़ पोर विच अलाउड टू ट्रांसफर द मटेरियल फ्रॉम इनसाइड टू द न्यूक्लियर इट्स आउटसाइड इट इज़ टू द साइटोप्लाज्म विद इन द टॉक इन द। जो हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे साइटोप्लाज्म क्या होता है कि जो सेल में वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर भी पोर्स होते हैं छोटे छोटे, जो कि उसके अंदर से मतलब इनसाइड और आउटसाइड ट्रांसफ़र होने में मदद करती है चीज़ों को। द न्यूक्लियर इज कंटेन ऑफ क्रोमोसोम्स कंटेन होते हैं उसके अंदर न्यूक्लियर के अंदर, जो कि रोड शेप स्ट्रक्चर। क्रोमोसोम्स कंटेन इंफॉर्मेशन अबाउट द इनहेरिटेंस कैरेक्टर ऑफ द पेरेंट्स एंड द जेनेटिक्स फॉर्म ऑफ द डीएनए की फुल फॉर्म याद करना डाईऑक्सी राइबो न्यूक्लियर एसिड। और जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो रोड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं और वो कंटेन करते हैं जो इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे कि आपके पापा के गुण आप में हैं, आपकी मम्मी के गुण आप में हैं, वो इन क्रोमोसोम्स की बदौलत ही होते हैं। डीएनए एंड प्रोटीन डीएनए molecules are contain of the information necessary about the constructing and organizing the cell। जो डीएनए होता है वो इंफॉर्मेशन रखता है कि आपके जीन्स के बारे में इंफॉर्मेशन रखता है। द फंक्शन सेगमेंट ऑफ डीएनए आर कॉल्ड जीन्स मतलब होता है कि आपके गुण मतलब आपके पापा के अंदर जो गुण थे, जो आपकी मम्मी के अंदर, जैसे किसी के फादर हाइट में होते तो उनकी भी ज़्यादा हाइट होती है, किसी के पापा डाफ होते तो उनकी भी कम हाइट होती है। ऐसे ये जो इन्फॉर्मेशन है वो डीएनए के अंदर स्टोर होती है, डीएनए के थ्रू ही ट्रांसफ़र होती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में। तो और ये जो डीएनए होता है ये प्रेजेंट इन द क्रोमेटिंग मटेरियल प्रेजेंट एज ए पार्ट ऑफ क्रोमेटिंग मटेरियल मतलब क्रोमोसोम की मीटिंग हो रही है वहाँ पे मैटिंग मटेरियल। क्रोमेटिंग मटेरियल आर विजिबल एज एनलार्ज मास थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है इनका। और ये हमारे
whenever a cell or about to divide, the chromatic material gets organized into chromosomes के अंदर हो जाते हैं. The nucleus play a central role in the cellular reproduction and the process where the single cell divide into two or more cell play a crucial part which is जब है ना आपके रिप्रोडक्शन होता है, जब एक सेल का दूसरे जैसे कि स्पर्म्स ओव्यूल्स के से मिलते हैं, तो न्यूक्लियस होता है वो बहुत बड़ी रोल प्ले करता है उसके अंदर. उसके बाद हम नीचे आते हैं तो some organism like bacteria, the nuclear region is the cell is purely defined due to the absence of nuclear membrane. जो कि किसी के अंदर अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का एब्सेंट होगा तो जो बैक्टीरिया है वो उसके अंदर पहुंच जाएंगे और वो उसकी क्या नाम है फॉर्मेशन के अंदर, मतलब फॉर्मेशन या फिर उसको सीरियस इलनेस में कर सकते हैं. सो द अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन कंटेन सच इज न्यूक्लिक एसिड विच इज़ कॉल्ड न्यूक्लियोइड. न्यूक्लियर के अंदर भी न्यूक्लियर एसिड होता है और उसका जो सेंटर होता है उसको न्यूक्लियोइड बोलते हैं. जो सेल लैक इन द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर कॉल्ड प्राइकोकोट्स. जो न्यूक्लियर के अंदर जो सेल होते हैं उसको हम बोलते हैं प्रोकार्योटिक सेल बोलते हैं उसको हम. प्रो का मतलब होता है प्राइमेटिक एंड कार्योटिक का मतलब होता है ट्रांस न्यूक्लियर. Organism with the cell having the nuclear membrane are called eukaryotes. यूकार्योटेस जो होते हैं वो हमारे ऑर्गेनिज्म होते हैं. यूकार्योटेस, इसकी थोड़ी प्रोनाउंसिएशन हार्ड है बट आप 2-3 बार करोगे तो हो जाएगा आपको. यूकार्योटेस और ये जो होता है ये होता है प्रोकार्योटेस और यूकार्योटिक सेल आर also lack of most of the other cytoplasmic organisms present in the eukaryotic cells. Many of the functions such as organelles are also performed by poorly organism part such as cytoplasma. The chlorophyll in the photosynthetic prokaryotic bacteria is associated with the membranous vacuoles but not with the plastid as the eukaryotic cell. मतलब क्या होता है कि इसका मीनिंग ये है कि जो ये जो सेल होता है फोटोसिंथेसिस के अंदर जो क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल के अंदर ये बैक्टीरिया होता है, एक प्रोकार्योटिक बैक्टीरिया होता है. तो इसके अंदर क्या होता है कि ये एक सेल होता है जो कि हेल्प करता है फोटोसिंथेसिस के अंदर. इसकी जो ये जो बाहर वाली लेयर होती है ये होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन. इसके अंदर होते हैं राइजोसोम जो कि इसको एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं. और इसकी एक सेल वॉल होती है, अंदर इसके एक न्यूक्लियोइड होता है और एक सेल वॉल होती है जो कि न्यूक्लियर को इसको सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो एक ही हो गया. सेल क्या न्यूक्लियर इसकी एक वो होती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है जो कि इसको कवर करके रखती है अंदर के न्यूक्लियोइड को. सो ये था हमारा न्यूक्लियर अभी तक हमने पढ़ा उसका. अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे साइटोप्लाज्म क्या होता है और आगे क्या क्या चीज़ें होती है. सेल कौन कौन से तरह के होते हैं. सो थैंक यू.